हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं 26 तारीख को जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुए थे उसके ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं उनका आज हम विस्तार से एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैश्विक प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा किसने की है। तो के वीज़ा की घोषणा करने वाला देश आता है आपके चाइना। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। के वीज़ा, तो के वीज़ा इनकी युवा प्रतिभाओं को अपने देश में लाने के लिए ये चलाया गया है। युवा प्रतिभा यानी कि जैसे कोई मान लो साइंस के अंदर इंटेलिजेंट है, कोई आईआईटी किया हुआ बंदा है, तो उसको चाइना है वो अपने देश के अंदर आमंत्रित कर रहा है ताकि वो आएगा तो देश के अंदर डेवलपमेंट करेगा और अलग अलग क्षेत्र के अंदर विकास के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है अभी। तो चाइना की राजधानी कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपके बीजिंग। तो राजधानी चाइना की रहती है आपके बीजिंग। और इसके बाद ये रखा एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वो आपके चाइना के अंदर स्थित है, जिसका नाम आता है यांगटीसी नदी। ठीक है ना। इसके बाद ये रखा है चाइना की मुद्रा क्या है, तो वो आ जाएगी आपके रेमनबी या फिर युआन। ये आपके चाइना की मुद्रा रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यानी कि डिजिटल सेवा के अंतर्गत कौन सी राष्ट्रीय पंचायत है जिसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, तो वो पंचायत आ जाएगी आपके रोहिणी ग्राम पंचायत। ठीक है ना। तो रोहिणी ग्राम पंचायत जो है इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया, तो डिजिटल सेवा वितरण के अंतर्गत अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखो। तो ये जो अभी ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था ये आपके 28वें नंबर का सम्मेलन था और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, वो आ जाएगा आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाँ, तो भाई डीओपीटी जो मंत्री आते हैं वो आपके रहते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ग्राम पंचायत जो डिजिटल सेवा वितरण किया गया था इसके अंतर्गत जो गोल्ड की श्रेणी में आया था वो आपके रहता है रोहिणी, जो कि महाराष्ट्र की एक ग्राम पंचायत है। और इसको गोल्ड की श्रेणी में आने के कारण इसको मिले हैं 10 लाख रुपए। ठीक है। सिल्वर श्रेणी के अंतर्गत आती है आपके पश्चिमी मजलिसपुर, जो कि आपके त्रिपुरा राज्य के अंदर स्थित है। और इसको सिल्वर श्रेणी में आने के कारण इसको मिले हैं 5 लाख रुपए। तो ये आपके ध्यान रखना, ई गवर्नेंस सम्मेलन 28वें नंबर का था और कहाँ पर हुआ था, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, भारत ब्रिटेन मुक्त बाजार व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो लिविंग ब्रिज जो पुरस्कार सम्मेलन है इसे किससे सम्मानित किया गया, तो वो आपके आते हैं अभी कीर स्टारमर को भारत और ब्रिटेन के मध्य जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ था ये करवाने के लिए कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। और ये पुरस्कार देने वाला कौन सा ग्रुप था, तो वो आ जाएगा आपके इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। और कीर स्टारमर कौन थे, तो वो आपके आते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी है, जो कि भारत और ब्रिटेन के मध्य जो अभी मुक्त व्यापार समझौता हुआ था इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इनको इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब हम देखते हैं हमारे भारत के प्यारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कौन कौन से देश के सर्वोच्च सम्मान मिले हुए हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला दे रखा आपको मित्र विभूषण। तो मित्र विभूषण जो पुरस्कार है ये आपके श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। मकारियोस पुरस्कार ये आपके साइप्रस के द्वारा दिया गया था। जीको जो पुरस्कार है ये आपके नाइजीरिया देश के द्वारा प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दिया गया था। और सदर्न क्रॉस जो है ये आपके ब्राज़ील के द्वारा दिया गया। और ट्रक ग्लाइको जो है ये आपके भूटान देश के द्वारा दिया गया पुरस्कार रहता है भाई। तो ये प्रमुख पुरस्कार है जो कि आपके मोदी जी को दिए गए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, भारत स्काउट एंड गाइड का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेज़बानी में होगा। यानी कि जो अभी भारत स्काउट एंड गाइड्स का जो 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी जो होने वाला है सम्मेलन, इसकी मेज़बानी है वो कौन सा स्टेट करने वाला है, तो वो आपके रहता है अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा इसकी मेज़बानी इस बार की जाएगी। और जो 18वें नंबर का था इसकी मेज़बानी राजस्थान ने की थी। और राजस्थान में कहाँ पर हुआ था, तो पाली के रोहट नामक स्थान पर यह आयोजन किया गया था।
और 18वें सम्मेलन का जो थीम थी वो आपके रहती है शांति के साथ प्रगति। ये इसकी 18वें सम्मेलन की 18वें जुमरी जो हुआ था इसकी ये थीम रहती है शांति के साथ प्रगति। और पहला कब हुआ था? तो पहला होता है आपके 1953 के अंदर। और कहाँ पर होता है? तो हैदराबाद के अंदर इसका पहले का आयोजन किया गया था। तो 19वां अभी वर्तमान में 19वां कहाँ होगा? तो यूपी के अंदर होगा। और इससे पहले यानी कि 18वां कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान के अंदर। थीम क्या थी? तो शांति के साथ प्रगति। और इसका पहला आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो 1953 के अंदर हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, एशिया की सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ? यानी कि एशिया की जो सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड है इसका सेंटर का अनावरण किया गया था वो आपके हुआ था साबरमती, गुजरात के अंदर इसका अनावरण किया गया था भाई। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, ये जो अभी अनावरण हुआ था सेंटर का, ये आपके डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है भाई। यानी कि जो ये बीच में आ रहा था हिस्सा, तो इसमें गुजरात के अंदर इसका एक मुख्यालय यानी कि सेंटर का अनावरण कर दिया गया था। और जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसकी जो कुल लंबाई रहती है वो आपके आती है 2843 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है? यानी कि देश का पहला एक व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल अभी लॉन्च किया गया था, ये मन मित्र, ये किस राज्य के द्वारा या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो आपके रहता है अभी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये देश का पहला मॉडल है भाई, ठीक है ना। व्हाट्सएप के द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचाना और जनता को उसका फ़ायदा पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, आंध्र प्रदेश सरकार की 738 सेवाएँ इसमें उपलब्ध रहने वाली है। यानी कि 738 सेवाएँ जो है वो सीधे आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपको जनता तक पहुंचाई जाएगी। और भारत का ये पहला प्रयास रहता है भाई। और इसके तहत 36 विभाग की सेवाएं है वो शामिल रहने वाली है। और आंध्र प्रदेश के सीएम साहब है वो आपके रहते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, ओजू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? यानी कि हाल ही में अनावरण किया गया था ओजू जल विद्युत जो परियोजना है इसका संबंध आपके रहता है अभी अरुणाचल प्रदेश से। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, तो ओजू जल विद्युत परियोजना जो है इसकी क्षमता कितनी रहती है? तो वो आती है आपके 2200 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो नदी आपके आ जाएगी भाई सुबनगिरी नदी। सुबनगिरी जो नदी है क्या, तो नदी इसमें आ जाएगी आपके सुबनगिरी नदी, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी रहने वाली है भाई। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थे कि ओजू जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो वो आ जाएगी आपके अरुणाचल प्रदेश से। और इसकी क्षमता आती है 2200 मेगावाट। और किस नदी पर है? तो सुबनगिरी नदी के ऊपर ये स्थित है। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, लीप कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? यानी कि जो अभी लीप कार्यक्रम शुरू किया गया था ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो वो राज्य आ जाएगा आपके कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका राज्य के द्वारा लीप कार्यक्रम शुरू किया गया था। और लीप कार्यक्रम क्या है? तो वो आ जाएगा आपके लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेशन ऑफ प्रोग्राम रहता है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था। इसका बजट कितना रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके 1000 करोड़ इसका बजट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो द्रव्य जो पोर्टल है ये आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखो, आयुर्वेदिक सामग्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको इस पोर्टल पर मिलने वाली है कि भाई जो आयुर्वेद जो होते हैं आयुर्वेदिक रूप से दवाई वगैरह वो किस काम के लिए ली जाती है, कितना सुबह शाम किस अकॉर्डिंग किस अनुपात में लेना होता है, कब लेना होता है, कौन सी औषधि है वो किस बीमारी के लिए काम करती है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है ये आपको द्रव्य पोर्टल पर मिलने वाली है जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है भाई। तो ये थी भाई आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन बने थे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।